हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल सेल्स आर मोर क्रिटिकल, दे कैन नॉट सर्वाइव इन नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। एनिमल सेल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि ना वो ज्यादा वाटरी कंडीशन में रह सकता है और ना ही ज्यादा ड्राई कंडीशन में रह सकता है। तो वो अपने बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट, उसको कांस्टेंट रखता है। अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसके जो बॉडी के जो भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे थे वो नॉर्मली होंगे। अगर उनमें से कोई भी अगर फ्लक्चुएशन होगी तो फिर बॉडी के फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट आर केप्ट कांस्टेंट। तो वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है एनिमल्स में, तो इसलिए जो उनके बॉडी के फंक्शन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म होंगे। देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट इज ऑस्मो कन्फर्मर। The animal's body fluid kept isotonic to the environment is called osmoconformer. एग्जाम्पल है मैरीन एनिमल। ऐसे एनिमल जिनका बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक हो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऐसे एनिमल को कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। मीन कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है तो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपोटोनिक होगा। अगर किसी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वो रह रहा है तो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक होगा। यानी कि वो ऑस्मो कन्फर्मर है। उनका बॉडी इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इक्वल है, ना वो कुछ इन्वायरमेंट से ले रहा है और ना इन्वायरमेंट को दे रहा है, तो इसको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। Next is osmoregulator. The animals whose body fluid concentration differ noticeably the outside the environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salt in hypertonic condition. Therefore is called osmoregulator. ऐसे एनिमल जिनका बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफर हो, यानी कि अगर उनका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, मतलब कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो वाटर को एक्सेस अमाउंट में डिस्चार्ज करेगा बॉडी से। अगर उसका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, मीन के उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो साल्ट को रिलीज करेगा अपनी बॉडी से। तो ऐसे एनिमल को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। तो इनकी एग्जांपल है, कुछ मैरीन एनिमल्स आते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट लाइक मैरीन। फर्स्ट है मैरीन। मोस्ट मैरीन इन्वर्टिब्रेट आर ऑस्मो कन्फर्मर। तो बहुत सारे जो मैरीन इन्वर्टिब्रेट हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर है, यानी कि उनका इंटरनल बॉडी जो एनवायरमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के इक्वल है, आइसोटोनिक है, तो उसको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। तो बहुत से इन्वर्टिब्रेट जो मैरीन में रहते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर हैं। इसी तरह हैग फिशेस और आइसोटोनिक विद सीज वाटर। तो हैग फिशेस भी अपना जो इन्वायरमेंट है वो सीज वाटर में आइसोटोनिक रखती है, कि ना बॉडी के अंदर वाटर इंटर होगा और ना ही बाहर जाएगा, ना सोल्यूट इंटर होगा ना सोल्यूट बाहर जाएगा, यानी कि आइसोटोनिक है और ये इसके लिए बेस्ट कंडीशन है। Next is most cartilaginous fishes maintain lower level of salt concentration than that of seawater. Their kidney excrete salt through gills and have rectal glands for salt excretion. बहुत सी जो कार्टिलेजिनियस स्पीशीज हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखती हैं और वाटर जो है वो ज्यादा ड्रिंक करती हैं। जब वाटर ज्यादा ड्रिंक करेंगी तो उनका जो किडनी है वो सॉल्ट को यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट करेगा। तो उसके जो 3 ऑर्गन हैं वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं सॉल्ट की। फर्स्ट इज किडनी, किडनी सॉल्ट को एक्सक्रीट करेगा। नेक्स्ट इज गिल्स, गिल्स भी सॉल्ट को एक्सक्रीट कर रहा है। नेक्स्ट इज रेक्टल ग्लैंड्स, ये भी सॉल्ट की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है कार्टिलेजिनस फिशेज में।
तो कार्टिलेजिनस फिशेस क्या करती हैं, अपनी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखती हैं इन 3 ग्लैंड्स की हेल्प से। Some fishes relatively have low salt in their body but retaining urea in adequate amount in their body. But urea is highly toxic, so they contain trimethylamine oxide for protection against urea. कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो कम रखती हैं, लेकिन अपनी बॉडी में यूरिया को बहुत सी अमाउंट में स्टोर करती हैं, क्योंकि यूरिया भी एज अ सोल्यूट एक्ट करता है। अगर यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा होगी बॉडी में तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरिया इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो यूरिया के टॉक्सिसिटी से बचने के लिए इनके पास एक और केमिकल प्रेजेंट है जिसको कहते हैं ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट से फिशेस को बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी फिशेस जो हैं वो अपने बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन तो ज्यादा रखेंगी, वाटर भी जो है वो ड्रिंक करेंगी, लेकिन यूरिया जो है अपनी बॉडी में वो ज्यादा स्टोर करेंगी, और साथ में ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को से बचाएगा फिशेस को। Bony fishes, the descendant of freshwater ancestor, but later become marine, constantly lose water from their hypertonic body fluids to hypertonic environment. कुछ बोनी फिशेस हैं जो डिसेंडेंट हैं फ्रेश वाटर फिशेस की, जो बाद में मैरीन में रहने लगी, तो वो क्या करती हैं, वो वाटर लॉस करती हैं अगर वो अपने उसका जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मीन कि उसमें बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वाटर को रिलीज करते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मैरीन में अपने वाटर को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज दीज ड्रिंक मोर वाटर एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन। मीन के मैरीन से वाटर को ये ज्यादा क्वांटिटी में ड्रिंक करते हैं, और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये मैरीन फिश है और ये फ्रेश वाटर फिश है। मैरीन फिश क्या करती है, वो वाटर को ड्रिंक भी करती है, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर में रह रही है, तो इसलिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करेगी तो क्या होगा, उसके जो गिल्स हैं वो सॉल्ट को भी रिलीज करेंगे, उसमें रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, रेक्टल ग्लैंड भी सॉल्ट को रिलीज करेगा, किडनी जो है वो भी सॉल्ट को रिलीज करेगा, और जो क्या कहते हैं उसे यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है ना वो रिलीज होगा। देखें पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स। अब वाटर उसने ड्रिंक किया, कुछ वाटर वो गिल्स के थ्रू बाहर आ गया। सॉल्ट एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स। तो जब यूरिन की फॉर्मेशन इसमें फिल्टर लगा हुआ है गिल्स में, तो वो वाटर को इंटर होने देगा और सॉल्ट को बाहर निकाल देगा। स्कैंटी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन कंटेन्स सम सॉल्ट, क्योंकि कुछ मेरीन जो फिशेस हैं वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी कि वो अपना इन्वायरमेंट भी मेरीन के इन्वायरमेंट के इक्वल रखती हैं, तो इसलिए वो जो भी यूरिन होगा वो आइसोटोनिक होगा, कि जिस तरह मेरीन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसी तरह इसके यूरिन में भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रेश वाटर फिश में, तो इसमें ये वाटर तो ड्रिंक नहीं करती, अगर वाटर यहाँ इसके मुंह में इंटर होता है तो वैसे उसी तरह ही गिल से ये बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है। तो क्या होता है, पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स। तो गिल से वाटर इंटर होगा और
बॉडी के अंदर जाएगा और वहां से जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन कंटेन लिटिल साल्ट, तो लिटिल अमाउंट ऑफ जो साल्ट उसके यूरिन में प्रेजेंट होगी और यूरिन लार्ज अमाउंट में रिलीज करेंगे, क्योंकि ये फ्रेश वाटर जो है ये हाइपोटोनिक है, मतलब इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें जो फ्रेश वाटर में जो फिशेज रहती हैं उनको साल्ट की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके पास वाटर तो अवेलेबल है, साल्ट ही कम है, तो साल्ट को वो पैसिवली साल्ट एक्टिवली टेकन अप बाई गिल्स, तो गिल्स जो क्या करते हैं कि वाटर से साल्ट भी इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। Freshwater animals are facing constantly osmotic flooding of body fluids and loss of salt. अब वही बात कि जो फ्रेश वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनको वाटर की कमी नहीं होती, उनको साल्ट की डेफिशिएंसी होती है। तो वो वाटरी कंडीशन में होगी तो वो क्या करते हैं कि डाइल्यूट यूरिन, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो रिलीज करते हैं। यूरिन जो है वो डाइल्यूट होता है लेकिन उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो इसमें अमीबा में, पैरामीशियम में, यानी कि जो भी प्रोटोजोन है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्सेस वाटर को रिलीज करने के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्रेश वाटर फिशेज रिमूव एक्सेस वाटर बाय लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो क्या करती हैं कि लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो रिलीज किस फॉर्म में करती हैं, यूरिन की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, वो भी डाइल्यूट यूरिन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। द लॉस ऑफ साल्ट इज कंपनसेटेड बाय ईटिंग साल्टी फूड्स एंड अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स, तो साल्ट की इसमें डेफिशिएंसी होती है तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए साल्टी फूड्स खाती हैं और साल्ट जो उनके गिल्स जो हैं वो वाटर से साल्ट को एब्जॉर्ब करके उनकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो evaporative loss of water cause dehydration in terrestrial habitat। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर evaporation हो रही है बॉडी में तो वो डिहाइड्रेशन काज करेगी, जिस तरह evaporation हो रही है उसी तरह बॉडी को वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बहुत सारे आर्थ्रोपोड जो हैं और वर्टिब्रेट एक्सेप्ट फिशेस जो हैं वो सभी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। वैक्सी एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड एंड मल्टीलेयर्ड केराटिनाइज्ड स्किन इन वर्टिब्रेट आर अडेप्टेशन फॉर कंजर्विंग वाटर। वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, जो काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिससे जो वाटर जो है ना पास नहीं होता, तो ये वाटर को कंजर्व करने के लिए यूज की जाती है। और इसी तरह क्रेटेनाइज स्किन जो है वर्टिब्रेट में वो भी इम्परमिएबल होती है वाटर से, तो वाटर जो है उससे भी कंजर्व होता है, वो बॉडी से लॉस नहीं होता। तो ये अडेप्टेशन है आर्थ्रोपोड्स की और वर्टिब्रेट की कि वो वाटर को किस तरह कंजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, तो जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं वो मॉइस्ट फूड को ईट भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। डेजर्ट मैमल लाइक कैंगरू रैट लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट, तो डेजर्ट प्लांट को वो फीड करता है कैंगरू रैट, और इसमें जो ना ये एबिलिटी होती है कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो ना वाटर इसमें जनरेट होता है और ये बगैर ड्रिंक वाटर जो है ना ये जिंदा रह सकता है। प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और terrestrial animals can tolerate dehydration and it differ in various animal and this process is called anhydrobiosis। anhydrobiosis में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।